ایک रात मेरी और बहू की खूब लड़ाई हुई। मैंने बहू को धक्का दिया तो दीवार से सर लगा और अचानक मर गई। मैं तो बहुत डर गई। यूं बहू को घर के सहन में ही दफना दिया और मशहूर कर दिया। बहू भाग गई पर मुझे हर वक्त डर लगा रहता। एक रात ख्वाब में बहू आई और बोली, अगर तूने एक रात मेरी कब्र पर गुजारी तो तुझे माफ कर दूंगी। मैं माफी के चक्कर में बहू की कब्र पर जाकर लेट गई तो अचानक मुझे, मेरा नाम ज़ैनब है। मेरा नाम मेरे बाबा ने रखा था। दरअसल हम लोग पहले बाहर के मुल्क में रहते थे और मैं वहीं पर पैदा हुई थी और उधर ये नाम बड़ा आम था, इसलिए मेरे बाबा ने मेरा नाम यही रख दिया। मेरी एक जवान बहन थी और एक अम्मी भी। मैं अपने बाबा की लाडली थी और मेरी बहन अम्मी की लाडली थी। जब हमारी शादियों की बात हुई तो बाबा ने कहा कि शादी तो इनकी अपने मुल्क में ही करूंगा, वो भी अपने रिश्तेदारों में। अम्मी बाबा की बात के भी खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारी लाडली है ना ज़ैनब, इसी की शादी करना पाकिस्तान में। मैंने अपनी दूसरी बेटी की शादी पाकिस्तान में नहीं करनी और मेरा बस चले तो मैं इसकी शादी करवाऊं भी ना। मेरी अम्मी गैर मजहब और वहीं की रहने वाली थी, लेकिन जब इन दोनों की लड़ाई ज्यादा ही बढ़ गई तो बाबा ने कसम खा ली कि वो हमारी शादी करवा कर ही रहेंगे और मैं बड़ी बेटी थी तो पहली मेरी बारी थी। बाबा ने कहा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ अपनी बेटी को लेकर, अपने रिश्तेदारों के पास इसकी शादी करवा दूंगा, तुम जानो और तुम्हारी बेटी जाने। मैं भी पाकिस्तान में शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बाबा के सामने अच्छी बनने के चक्कर में इनके साथ चल पड़ी। इनका कोई करीबी रिश्तेदार तो नहीं था पर उन्होंने अपने कजन के बेटे बिलाल से मेरी शादी पक्की करवा दी। मैं अभी तक तो ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर जब मैंने बिलाल के बारे में सुना तो बहुत खुश हुई। एक तो ये कि उसका काम बहुत अच्छा था और शक्ल सूरत का भी सही था। दूसरी बात ये कि मैं तो ये सोच कर ही डर रही थी कि मैं सास और नंदों के चक्कर नहीं पालना चाहती, लेकिन यहाँ पर मामलात कदरे बेहतर थे। मेरे ससुर इस दुनिया में नहीं थे और सास बेचारी बीमार पड़ी रहती थी। सिर्फ एक ननद थी, वो भी कब तक घर में रहती। जवान थी तो जाहिर है 1-2 साल में उसकी शादी हो जाती और सास बेचारी कब तक जीती और फिर सारे घर की मलका मैं होती। और मेरे शौहर का घर था भी बहुत अच्छा। मुझे ऐसे घरों में रहना बहुत पसंद था। बड़ा सा घर था, घर के दरमियान एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ था, ऊपर नीचे कमरे थे और खुली फिजा थी। बाबा ने मेरी शादी वैसे भी करवा कर ही रहनी थी। मैं इनकार करती तो बाबा को हार्ट अटैक आ जाता, लेकिन अफसोस तो इस बात का था कि मेरी शादी के बाद भी बाबा को हार्ट अटैक आ ही गया था। मेरी शादी बिलाल के साथ हो गई। मेरी ननद का नाम यास्मीन था। हम लोग घर में खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन बाबा ने मुल्क के बाहर आकर इतना ज्यादा घी वाली चीजें खाई थी कि उनका दिल ही बैठ गया। उन्होंने तो जैसे 7 महीने में पूरे जहान के खाने खाने की कसम खा ली थी कि फलान जगह की निहारी तो फलान जगह के पाए तो फलान जगह की बिरयानी। वो तो ऐसे खाना खाते थे कि जैसे दोबारा मिलने ही नहीं, और वाकई उनको दोबारा कहाँ मिलने थे। लेकिन बाबा इस दुनिया से चले गए। अम्मी को जब बताया कि बाबा इस दुनिया में नहीं है तो अम्मी पाकिस्तान आई, लेकिन इसके बाद वापस चली गई। मैंने अम्मी को कहा कि बाबा की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी, आप यहाँ क्यों नहीं रुक जाती, मैं भी तो यहाँ पर हूँ। मम्मी ने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती और फिर तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमने वहाँ पर बड़ी मेहनत से एक प्लाट खरीदा है, इस पर घर बन रहा है। तुम क्या चाहती हो कि हम सारी जिंदगी की मेहनत जाया कर दें? वहाँ पर घर बनाना कोई आसान काम नहीं है। बात तो सच थी। अम्मी ने कहा कि तुम भी अपने शौहर को अपनी बातों में लगाओ, इसकी बहन की शादी हो जाए और तुम्हारी सास इधर ही पड़ी रहेगी तो अपने शौहर को लेकर बाहर के मुल्क में आ जाओ, ये वहाँ पर कोई काम कर लेगा। अरे वहाँ की जिंदगी और यहाँ की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे मेरी अम्मी की बात ठीक लगी थी। बहन से जुदा होने का बड़ा अफसोस हुआ, मगर बहन मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। पर मैंने उससे कहा कि मैं जल्द ही आ जाऊंगी। वो लोग वापस चले गए और मैं अपने शौहर के साथ रहने लगी। वक्त के साथ साथ वही हुआ जो कि टिपिकल खानदानों में होता है। मेरी सास के साथ मेरी कोई भी बात नहीं मिलती थी। मैं हर जगह पर बाहर के तौर तरीके अप्लाई करने की कोशिश करती थी और मेरी सास कहती थी कि तुम्हारा ये सब यहाँ नहीं चलेगा। इसी तरह हमारी आपस में लड़ाई होने लगी और झगड़े बढ़ते चले गए। यहाँ तक बढ़ गए कि अब हम एक दूसरे को बुलाकर भी राजी नहीं थे। मैंने अपने शौहर से भी इस बात का जिक्र किया था। उसने कहा कि ये सब तो नॉर्मल है, यहाँ पर तो सास बहू कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती हैं, लेकिन फिर एक ही जगह बैठकर खाना भी खा लेती हैं और एक दूसरे के हमराज भी होते हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी सास दिन रात मुझे जलील करती थी और मैं अपनी अम्मी और बहन को लेकर बहुत उदास थी। दूसरी तरफ मेरी सास मेरे बारे में सोचती थी कि मेरी बहू का किसी के साथ फोन पर भी चक्कर चल रहा था और मुझे इस बात के बारे में पता चला तो मेरा
तो खून खोलने लगा और मैंने उसे सख्ती से समझाया कि हमारे यहाँ ऐसी बातों को बुरा समझा जाता है। लेकिन जब मैंने कहा कि तुम्हारे शौहर को पता चल गया तो क्या होगा, उसने कहा कि जब आपको सबूत मिल जाए तो मेरे शौहर को जरूर बताइएगा। लेकिन सच तो ये था कि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। हम दोनों बुरी तरह से लड़ती थी। हम लोगों का बस चलता तो एक दूसरे की जान भी ले लेती। एक दिन मेरी बहू के साथ मेरी बहुत बुरी लड़ाई हुई। उसने मेरा कीमती सूट जानबूझकर कैंची के साथ काट दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसके पीछे पीछे गई। रात का वक्त था, मेरा बेटा नाइट ड्यूटी पर था। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए। लड़ाई करके हम अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन मेरा दिल ना भरा। मैंने देखा वो सीढ़ियों की तरफ खड़ी थी और मेरी तरफ उसकी पीठ थी। मैंने उसे पीछे से जाकर एक जोरदार धक्का दे दिया। वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसके बाद उसकी कोई आवाज नहीं आई। मैं बुरी तरह डर गई। पहले उसका सर दीवार पर लगा, इसके बाद वो सीढ़ियों से गिरी थी। इसका मतलब कि इसके बचने के कोई चांस नहीं थे। मैं कुछ देर अपने कमरे में बैठी रही, लेकिन मुझे पता था कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही है। मैं आगे बढ़ी और देखा तो वो औंधे मुंह पड़ी थी। इसका मतलब कि वो दुनिया से जा चुकी थी। मैंने उसको हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मेरे बेटे की नाइट ड्यूटी थी, लेकिन उसने सुबह तो वापस आना ही था। मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरा बेटा मुझे जान से मार देगा। वो कहेगा तुमने तो मेरी बीवी को मारा है, और जब सब कुछ उसके सामने आ जाएगा तो फिर क्या होगा। मैंने डर के मारे वही किया जो एक डरा हुआ इंसान करता है। मेरी बहू औंधे मुंह ही पड़ी थी। मैंने उसके ऊपर एक काला सा कपड़ा डाल दिया और कपड़े समेट लपेट कर उठा लिया। इसके बाद मैंने दरख्त के नीचे खुदाई की और उसको वहीं पर दफना दिया। ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ दिन पहले ही मैंने अपने बेटे से पौधे मंगवाए थे और कहा कि मैंने पौधे लगाने हैं, मुझे पौधे लगाने का बड़ा शौक है। तो इसलिए अगर वो मुझसे पूछता कि मिट्टी क्यों खोदी है तो मैं उसे जवाब दे सकती थी। इसके बाद मैं नहाने चली गई, लेकिन फिर अजीब सी हरकत हुई। मैंने देखा घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं हैरान हुई कि घर का दरवाजा किसने खोला। कहीं कोई अंदर तो नहीं आ गया था। किसी ने मुझे ये सब कुछ करते हुए तो नहीं देखा। मैंने आसपास देखा, घर में कोई भी नहीं था। जमीन कच्ची थी, किसी के पैरों के निशान भी नहीं थे। बस खुद को समझाया कि कोई मसला नहीं होगा। मेरा बेटा सुबह आया तो मैंने उसे रो रो के कहा कि ज़ैनब नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ है। मैं सारी रात उसे ढूंढ रही हूँ। तेरा नंबर भी बंद था। उसने कहा कि हाँ मेरा फोन बंद था, लेकिन कहाँ चली गई वो। मैंने कहा पता नहीं, जब मैं उठी तो दरवाजा खुला हुआ था। मुझे लगता है किसी के साथ भाग गई है वो। किसी से फोन पर बात करती थी। मैंने तुझे बताया भी था, तूने मेरी बात नहीं मानी थी। मेरा बेटा बुरी तरह से घबरा गया कि उसकी बीवी मुंह काला करवा के भाग गई है। वो उसे तलाश करने तो चला गया था, लेकिन जाहिर है उसने कहाँ मिलना था। मेरा बेटा वापस आया तो वो बहुत परेशान था। मुझे उसके साथ 8-10 दिन तक परेशानी का नाटक खेलना पड़ा कि मैं भी बड़ी परेशान हूँ और अपनी बहू को बार बार तलाश कर रही हूँ। मेरी बहू का फोन तो घर में ही था। उसका फोन भी दिखा दिया। वाकई वो किसी लड़के से बातें तो करती थी। कुछ दिन तक वो उसे तलाश करता रहा। उसके बाद वो भी हार मानकर बैठ गया। उसने कहा कि अल्लाह करे जिसके साथ गई है उसके साथ शादी कर ली हो। मेरे बेटे पर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन अगर उसे पता चल जाता कि मैंने उसकी बीवी का कत्ल किया है तो मैं जेल में चली जाती, तो फिर मेरी क्या जिंदगी होती। शायद मुझे फांसी हो जाती। इसलिए मैं खामोश हो गई। अब इसी तरह दिन गुजरने लगे थे। घर खाली हो गया था, लेकिन अब घर में खामोशी नहीं, एक सन्नाटा था। हम लोग आपस में बहुत झगड़ा करते थे, पर कम से कम घर में कोई होता तो था। मुझे ये खामोशी बहुत अजीब लग रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे इस मकाम तक पहुंच गई कि मैंने किसी की जान ले ली। लेकिन सच तो ये था कि वो सब एक हादसा था। मैंने सिर्फ उसे गुस्से में धक्का दिया था। फिर शायद मेरी गलती ये थी कि 2-3 घंटे तक वो जमीन पर पड़ी रही और मैंने जाकर उसे चेक नहीं किया। मैं उसे डॉक्टर के पास भी तो ले जा सकती थी, लेकिन अब ये सारी बातें थी, जो होना था वो हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता मैं डिप्रेशन में जाने लगी। मुझे बहुत डर लगता था। ऐसा लगता था कि एक दिन मेरी हकीकत सामने आ जाएगी। मैं बार बार उस जगह को देखती थी जहाँ पर मैंने अपनी बहू को दफनाया था। उस पर मिट्टी डाली थी। कभी कभी वहाँ बैठकर फातिहा पढ़ना शुरू कर देती थी। उससे माफी मांगती थी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो किया, मैं बहुत डर गई थी। तुमने भी तो मेरे साथ दुश्मनी लगाई हुई थी। इंसान डरता है तो ऐसी हरकतें करता है। दुनिया में ज्यादातर जुर्म डर की वजह से ही होते हैं। मेरा बेटा एक दिन पीछे से आ गया और मैं वहाँ बैठी बातें कर रही थी। उसने कहा कि अम्मा किससे बातें कर रही हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं कर रही। उसने कहा कि मैंने देखा है आप बातें कर रही थी। मैंने कहा मैंने पौधे लगाए हैं ना, मैं इनसे बातें कर रही थी, जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। मेरा बेटा मुस्कुरा दिया। उसने
उसने कहा कि अम्मा तुम भी ना बहुत मासूम हो। वैसे भी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो सारी जिंदगी बाहर के मुल्क में पली बड़ी होगी। आजकल तो यहाँ की पड़ी हुई लड़कियों को संभालना भी मुश्किल हो गया है। अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करती हैं। और ज़ैनब को ही देखो, हमारा मुंह काला करके भाग गई और फिर हमसे कोई राब्ता भी नहीं किया। मुझे तो मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत थी और मुझे इससे इतनी मोहब्बत थी, अगर वो अभी भी आ जाए और माफी मांग ले तो मैं उसे माफ कर दूं। मैंने कहा कि बिलाल बेटा, ये जानते हुए भी कि किसी के साथ उसने भागकर शादी कर ली होगी, तो क्या तू उसे फिर भी माफ कर देगा? मेरे बेटे ने कहा कि हाँ, मैं माफ कर दूंगा, क्योंकि आजकल जो जमाना है ये सब चीजें बहुत आम हो चुकी हैं। वो ऐसे ही वापस आती है तो फिर मैं उसे कबूल कर लूंगा। मैं अपनी बेटी की बात सुनकर खामोश हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उसने कहा कि तुम्हें भी ज़ैनब की याद आती है ना, तुम तो इस घर में अकेली हो गई हो, कम से कम वो पहले तुम्हारे साथ होती थी। मैं भी बड़ा परेशान हूँ, ये घर भी खुला सारा है और तुम्हारा दिल भी नहीं लगता होगा। काश आप यहाँ होती तो आपका दिल लग जाता। मैंने कहा कि हाँ। उसने कहा है कि अल्लाह हमें बस अपनी बेटी की खुशियां दिखाए। मेरा अपनी बेटी से भी बात करने का दिल नहीं करता था। एक दफा उसकी कॉल आ रही थी पर मैंने सुनी ही नहीं, क्योंकि वो मेरी बेटी थी। मेरे लहजे से अंदाजा लगा लेती कि मैं परेशान हूँ, और फिर ये ना होता कि वो यहाँ चली आती। मैं उसके सामने झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मैंने तो अपना फोन ही जानबूझकर तोड़ दिया, क्योंकि मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। मेरे बेटे ने कहा कि तुम्हारा फोन टूट गया, लेकिन आजकल फोन बड़े महंगे हैं, मुझे 1-2 महीने का टाइम दें, इसके बाद आपको फोन ले दूंगा। जाहिर है अम्मा तुझे अच्छा सा फोन लेकर ही देना है। मैंने कहा कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। उसने कहा कि अब्बा के होते तूने सारी जिंदगी ऐश इशरत में गुजारी और अब इस घर में कैद हो गई। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस अब मुझे जल्दी तेरी शादी करनी है। अब मुझे दादी बनना है ताकि मेरी जिंदगी को एक रुख मिल जाए। मेरा बेटा मेरी बहुत तारीफ करता था, बार बार कहता था कि अम्मा तू बहुत अच्छी औरत है, तूने जिंदगी में बहुत सब्र किया है। काश ज़ैनब ना गई होती तो तुम्हारे साथ रहकर वो तुमसे बहुत कुछ सीख सकती थी। जब मेरा बेटा मेरी तारीफ करता तो मुझे खुद पर और भी गुस्सा आता था। मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरा बेटा बोल रहा है मैं इसके काबिल नहीं हूँ। एक दिन तो वो कोई बात कर रहा था कि मैं गुस्से से चिल्ला उठी। मैंने कहा क्यों बार बार मेरी तारीफें करता रहता है? तुझे पता भी है कि मैं कैसी औरत हूँ? क्यों मुझे इस तरह से पेश करता है जैसे मैं कोई हिटलर हूँ? जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, मैंने भी गुनाह किए हैं। मैंने एक ही सांस में ये सब कुछ बोला और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है। तो मेरा बेटा मुझे वापस ला रहा था। उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कुछ खिला पिला दूं, चलो कहीं चलते हैं। हम लोग एक होटल में आ गए। उसने कई तरह की चीजें खाने के लिए मंगवाई थी, लेकिन मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा था। मेरे बेटे ने कहा कि क्या बात है? मुझे ऐसा लगता है कि अम्मा तूने दिल में कोई बात रख ली है, कहीं तू भी तो अपनी बेटी की वजह से परेशान तो नहीं? देख अम्मा, अगर तो ऐसी बात है तो हम यहाँ से जा भी सकते हैं। अम्मा तू बता तू क्या चाहती है? मेरे बेटे को भी बाहर जाने का शौक था। मैंने कहा मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह तुझे नहीं लगता कि हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कदम होगा और फिर वहाँ पर तेरी शादी करूंगी, तेरे बच्चे पैदा होंगे और उनको पालना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर बहुत खर्चे होते हैं। मेरे बेटे ने कहा कि हाँ ये बात तो है, देखो बाहर के मुल्क में तो कोई भी जाना चाहेगा, तो मेरा भी दिल करता है, लेकिन ये है कि यहाँ पर सब लोग हमें जानते हैं। हमारे एक घर है, अगर हम इसको बेच देंगे और वो पैसे साथ ले जाएंगे तो इन पैसों की क्या कीमत रह जाएगी? अगर यहीं पर कुछ कर लेंगे तो जब यहाँ पर रहना है तो फिर लेने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा इन्हीं बातों में खो सा गया और मुझे ऐसा लगा मैंने सामने ज़ैनब को खड़े हुए देखा है, जैसे वो मेरे सामने खड़ी है और मुझे घूर रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। वो यहाँ नहीं हो सकती थी। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा मैं डर से कांपने लगी। मेरा शौहर भी हैरान हुआ कि क्या हुआ है अम्मा को। मैंने एक जोरदार चीख मारी और उसके बाद मैं फिर से बेहोश हो गई। डॉक्टर ने मेरे बेटे को भी यही कहा कि इन्होंने कोई टेंशन ली है, लेकिन आपको बता नहीं रही हैं। आप इनका ख्याल करें, इनको ज्यादा से ज्यादा वक्त दें, कुछ देर के लिए कहीं और ले जाएं, जो ये कहती हैं वो करें। उन्होंने अपने दिल में कोई बात रख ली है जो ये किसी को भी नहीं बता रही। मेरा बेटा मुझसे बार बार पूछ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं बता रही थी। क्या बताती उसको? अब मैं ये एहसास से गुनाह मुझ पर बहुत हावी हो गया था। मैंने सोच लिया कि मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगी कि इसकी बीवी भागी नहीं है, बल्कि मैंने उसको जान से मार डाला है। इसके बाद मेरा बेटा चाहे मुझे जो सजा देना चाहे मुझे कबूल है। कम से कम मेरे ऊपर एहसास से गुनाह तो नहीं रहेगा। मैं बुरी इंसान नहीं थी, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। मैं क्या लोगों को जान से
मारती रहती थी जब मैं ये सब कुछ इतनी आसानी से बर्दाश्त कर जाती। मुझे तो ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैंने तो सोच लिया था कि मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगी। 3-4 दिन इसी तरह गुजर गए और मेरी बहू को इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 4 माह हो चुके थे। एक रात मैंने इरादा कर लिया कि मैं अपने बेटे के पास जाकर उसे सब कुछ बता दूंगी। वो दूसरे कमरे में बैठा कोई काम कर रहा था जब मैंने सोच लिया कि आज सब कुछ बता दूंगी, लेकिन वहां जाकर देखा तो वो किसी से फोन पर बातें कर रहा था। शायद अभी भी कॉल चल रही थी। उसने कहा कि जी जी कौन बात कर रहा है। फिर उसने ऐसी बात की कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ऐसा कैसे हो सकता था? वो अपनी बीवी से बात कर रहा था, लेकिन वो उससे कैसे बात कर सकता था? वो तो इस दुनिया से जा चुकी थी। उसने कहा कि ज़ैनब मैं तो तेरी याद में बड़ा तड़प रहा हूँ। तूने जो भी किया है तो वापिस आ जा। जब उसने देखा कि मैं भी वहाँ पर आ गई हूँ तो उसने कहा कि देखो अम्मा ज़ैनब की कालें आ रही हैं, देखो वो हमारे पास आ रही है। मेरे बेटे ने कॉल को स्पीकर पर लगा दिया। उसने कहा कि बिलाल मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं तुम्हारी माँ के जुल्म और सतम से तंग आकर चली गई थी। जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरा 4 महीने का हमल है। मैं बड़ी परेशान रहती हूँ, खाने को कुछ नहीं होता। मुझे मेरे किए की सजा मिली है। मेरा बेटा ये सुनकर परेशान हो गया। उसने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना तो इधर मेरे पास आ जा, मेरी औलाद होने वाली है। इससे बड़ी खुशी की खबर और क्या हो सकती है। मेरी बहू ने कहा अम्मा कहाँ है? मैं अम्मा से भी बात करना चाहती हूँ। मेरा इनके साथ इख्तिलाफ था, हमारी बहुत लड़ाई हुई थी और मैं इसके बाद घर से भाग गई थी, लेकिन अब मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। वो ठीक कहती थी कि हर घर में ऊंच नीच होती है, लेकिन मुझे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मेरी बहू की आवाज जब मेरे कानों में पड़ी तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मैं खड़े खड़े बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे बेटे ने कहा क्या हो गया है? तूने ज़ैनब की आवाज सुनी और तू बेहोश हो गई। वो वापस आ रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे के लहजे से भी यही लग रहा था कि वो ये सोचकर भी हैरान था कि मैं उसकी बीवी के लिए इतनी परेशान क्यों थी। मैंने कहा ज़ैनब तो मर चुकी है, उसे तो मैंने अपने हाथों से धक्का देकर इस दरख्त के नीचे दफनाया था। मैंने उस पर काला कपड़ा डाला था, लेकिन उसकी शक्ल गौर से नहीं देखी थी। वो ज़ैनब नहीं तो और कौन हो सकती थी? मैंने उसे खुद दफनाया। मेरे बेटे ने कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? किसको दफनाया? तुम कैसी बातें कर रही हो? होश में आओ। मैं पागलों की तरह उस तरफ भागी, पर मैंने दरख्त के नीचे अपने हाथों से ही जमीन खोदनी शुरू कर दी। मेरे बेटे को लगा मुझ पर कोई दौरा पड़ गया है और मैं जो बोल रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा कि क्या हो गया माँ, रुक जाओ। लेकिन जब वो काला कपड़ा जमीन के अंदर से नजर आने लगा तो मेरा बेटा भी हैरान रह गया। उसने मुझे कंधों से पकड़कर फौरन पीछे कर लिया। उसने कहा ये सब क्या है माँ? मैंने कहा मैंने धक्का दिया था ज़ैनब को, वो नीचे गिरी हुई थी। उसके बाद उसकी आवाज नहीं आई। 2-3 घंटे तक मैं अपने कमरे में बैठी रही, फिर मैंने उठकर उसे दफना दिया था, लेकिन उसे गौर से नहीं देखा था। मेरे बेटे ने कहा ये क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कहा हमें देखना होगा कि वो कौन था। मेरे बेटे ने कहा कि हम अब नहीं देख सकते, 4 महीने हो गए, कैसे पता चलेगा? मेरे बेटे ने फिर से इस जगह पर मिट्टी डाल दी। इतना तो वो भी जान गया था कि इसके अंदर किसी न किसी की लाश थी, लेकिन वो कौन था? अगले ही दिन मेरी बहन की कॉल आई। उसने मेरे नंबर पर कॉल की थी। उसने कहा कि कहाँ रह गई हो तुम? बेटी क्या आई, तुम तो मुझे भूल ही गई। मैंने कहा क्या मतलब, अलीना यहाँ आई है? उन्होंने कहा हाँ, तो वो कब से वहाँ आई हुई है? उसे तो गए हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन उसने ना तो मुझे कोई कॉल की और ना तुमने। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा कि अलीना कब आई थी यहाँ पर? मेरी बहन ने जब बताया तो मैं हैरान रह गई। ये तो वही दिन था। इसका मतलब कि वो मुझे सरप्राइज देने के लिए आई थी, और जिसको मैंने पीछे से धक्का दिया था वो मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी थी, क्योंकि वो दोनों ही दुबली पतली थी, एक उम्र की ही थी, एक जैसी लगती थी। मेरी बहू से मेरा झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद शायद उसने उसी दिन वहां से जाने का प्लान बना रखा था, तभी तो दरवाजा खुला हुआ था, क्योंकि वो वहां से निकल कर भाग गई थी और मैंने अपनी बेटी को ही धक्का दे दिया, और वो जो 2 घंटे नीचे फर्श पर पड़ी थी वो मेरी बेटी ही थी। फिर मैंने बिना उसकी शक्ल देखे ही उसे दफना दिया। शायद इसमें जान बाकी थी या शायद नहीं थी। मेरे बेटे को भी ये सब कुछ पता चल गया। वह हैरान रह गया। अगले दिन मेरी बहू तो वापस आ गई। वो उम्मीद से थी, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। जब उससे पूछा तो उसने भी यही कहा कि हाँ अम्मा से झगड़ा तो हुआ था, लेकिन मैं झगड़ा करने के मूड में नहीं थी, क्योंकि उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि अम्मा के तानों से मैं तंग आ गई थी। उसने भी वही बात कर दी। जब मुझे पता चला कि मैंने अपनी बेटी को ही जान से मार डाला है तो मेरी दिमागी हालत अजीब सी हो गई। मैंने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन मुझे बचा लिया गया। अब मैं अपने बेटे के साथ घर में रहती तो हूँ, लेकिन मेरा जिंदा होना या ना होना एक बराबर है। न जाने कितनी
कितनी दफा खुद को जान से मारने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे मौत नहीं आती क्योंकि हर बार मुझे कोई ना कोई बचा लेता है। ज़ैनब भी यहीं पर रहती है, वो मेरा ख्याल करती है। इसके यहाँ औलाद हो गई है, अल्लाह ने उसे बेटी दी है। मेरी बेटी की मैयत को वहां से निकाल कर दफना दिया गया है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मेरे साथ ये सब क्यों हो गया। मेरा दिल करता है कि मैं अपनी ही जान ले लूं। आप लोग बताएं कि अब मैं क्या करूं, मेरे दिल को कैसे सुकून आएगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।